नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के बच्चों की विज्ञान विषय में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर नंबर 1 इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी हम अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे और उनके समीकरण पर बात करेंगे। इस चैप्टर पर जो सबसे पहली हेडिंग हमें समझनी है वो है रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए मैं एक्सप्लेन करता चलता हूं। पहली बात करते हैं हम लोग कि अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो जब भी कोई ऐसा परिवर्तन होता है जिससे किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में अंतर आता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हम सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो भी रासायनिक प्रॉपर्टीज हैं वो जल से एकदम भिन्न होती है। जैसे हाइड्रोजन जो है वो गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जल जो है वो लिक्विड है। हाइड्रोजन में आग लगती है और ऑक्सीजन आग लगने में सहायक होती है, जबकि हम जानते हैं कि पानी या जल आग बुझाने में काम आता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं, इस प्रकार इस परिवर्तन में जो नए पदार्थ बनते हैं जिनके गुण प्रारंभिक पदार्थों से एकदम भिन्न होते हैं, इस प्रकार के परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और एक नए गुण वाले तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार से कई अभिक्रियाएं हो सकती हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के घटक की। ठीक है, तो हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के घटक। आप अगर इन दोनों ही समीकरणों में या इन दोनों ही अभिक्रियाओं में देख रहे हो तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह या तीर का चिन्ह लगा हुआ है, चाहे बराबर लिखे तीर लिखे। इस तीर के दाईं ओर कुछ पदार्थ लिखे हैं और बाईं ओर कुछ पदार्थ लिखे हैं। बाईं ओर जो पदार्थ लिखे हुए हैं, ठीक है, जो बाईं ओर पदार्थ लिखे हैं उनसे अभिक्रिया प्रारंभ हो रही है, और जब अभिक्रिया पूरी हो जाती है तो ये दाईं ओर वाले पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। तो वे पदार्थ जो अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं उन्हें कहते हैं हम अभिकारक, और वे पदार्थ जो अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं उन पदार्थों को हम लोग कहते हैं उत्पाद। तो इस प्रकार से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बेसिकली दो घटक होंगे, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारकों से उत्पाद का निर्माण होता है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे इस अभिक्रिया में, ऊपर वाली अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, दोनों आप बताइए। अभिकारक, और जल क्या हुआ, उत्पाद हो गया। तो ठीक है, आप समझ गए हैं। जैसे श्वसन क्रिया, लोहे पर जंग लगना, इस तरह से ढेर सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। अब हम इस चैप्टर के दूसरे हिस्से यानी कि समीकरण वाले हिस्से पर पहुंचेंगे, अर्थात हम रासायनिक समीकरण की बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद हैं। अगर हम अभिकारकों या उत्पादों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कर दें, यानी कि जैसे जल लिखा हुआ है तो जल को हम संकेत के रूप में व्यक्त कर दें, H2O लिख दें, तो इस प्रकार से हमें जो समीकरण प्राप्त होता है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों में व्यक्त किया जाता है, रासायनिक संकेतों में व्यक्त किया जाता है, तो उस प्रकार से जो समीकरण प्राप्त होता है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे पहले मैं पुरानी वाली अभिक्रिया लिख रहा हूं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर जल। ठीक है, अब हाइड्रोजन का संकेत क्या है, H2, ऑक्सीजन का संकेत क्या है, O2, और जल का तीर लगा देते हैं H2O। बाद में आप इस अभिक्रिया को बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। अब अगर या तो आप इसे आधा करें तो वो ठीक नहीं है, यहाँ पर हमने 2H2O कर लिया। जैसे यहाँ पर 2H2O किया तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2, तो हमने यहाँ पर 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O। इस तरह से यह है जल के निर्माण की रासायनिक
समीकरण हो गया। इस तरह से हम किसी भी अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण, ठीक है आप समझ गए रासायनिक समीकरण क्या है, इसको लिखा कैसे जाए। रासायनिक समीकरण के लिखने पर, इनको लिखने के लिए हम जितने भी तत्व होते हैं या जितने भी यौगिक होते हैं उन्हें रासायनिक प्रतीकों या संकेतों के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का संकेत H होता है, ठीक है, हाइड्रोजन अणु के लिए वो H2 हो जाता है। स्वतंत्र अवस्था में अणु पाए जाते हैं, परमाणु पाए नहीं जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर H2 लिखा हुआ है। ऐसे ही ऑक्सीजन का संकेत O होता है, लेकिन आणविक अवस्था में ये O2 लिखा जाता है, और स्वतंत्र अवस्था में अणु प्राप्त होते हैं, परमाणु प्राप्त नहीं होते, इसलिए हमने यहाँ पर O2 लिखा है। और जल का जो सूत्र है वो H2O है। इस तरह से हम किसी भी रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि जो अभिकारक होंगे उन्हें तीर के बाईं ओर और जो उत्पाद होंगे उन्हें तीर के दाईं ओर लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अभिकारक लिखिए, उत्पाद लिखिए, बीच में तीर लगाइए और बाद में समीकरण को बैलेंस कर दीजिए। तो इस प्रकार से हमें एक संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे जानेंगे कि कोई समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की, वह समीकरण जिसके बाईं ओर और जिसके दाईं ओर दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर होती है, प्रत्येक परमाणु के तत्वों की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे इसमें 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ठीक। इस प्रकार से अब मान लीजिए अगर मैं लिख रहा हूं Fe प्लस H2O बराबर Fe3O4 प्लस H2। अब मान लीजिए मुझे चेक करना है कि ये जो समीकरण दिया गया है ये संतुलित है या नहीं है। तो हम एक क्रम से शुरू करते हैं। इधर पर एक आयरन है, Fe मींस आयरन, और इधर पर देखिए अणुओं की संख्या निकालने के लिए अगर आगे कुछ नहीं लिखा तो आप 1 मानेंगे, अगर नीचे कुछ नहीं लिखा तो आप 1 मानेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पहले हम बना लेते हैं 1, इसमें भी यहाँ पर 1 और ये 1। अब आप सिंपली गुणा करते जाइए और संख्या देखते जाइए। तो ये एक ही Fe है, लेकिन यहाँ पर एक फिर को 3 Fe है। तो ये क्या हुआ, मतलब यहाँ पर 3 Fe है और यहाँ पर 1 Fe है। तो आप यहाँ पर संख्या नहीं बदल सकते, आप यहाँ पर संख्या बदल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 Fe कर दिया, Fe की संख्या बैलेंस हो गई। अब बात करेंगे हम ऑक्सीजन की, चलिए बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन है यहाँ पर 1 × 4 बराबर 4 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर 1 × 1 एक ही ऑक्सीजन है। तो हम सिंपली यहाँ पर 4 का गुणा कर लेंगे, यहाँ पर 4 कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे 4 ऑक्सीजन इधर हो गए और 4 ऑक्सीजन इधर हो गए। अब फाइनली बात करते हैं हाइड्रोजन की। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन और इधर पर है 1 दूनी 2 हाइड्रोजन। तो अब आप जो कम है उसी को बढ़ाएंगे। तो ये इधर 8 है और इधर 2 है, इधर कितने का गुणा कर दिया जाए कि 8 मिल जाए, वेरी गुड, 4 का गुणा। तो इस तरह से ये आपका समीकरण संतुलित हो जाता है। तो समीकरण को संतुलित करना आप समझ गए, ठीक। अब बात करते हैं किसी रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था, रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था। थोड़ी देर पहले, सबसे पहले मैं पुराने वाले अभिकारकों और पहले बता देता हूं, ठीक है। अभिकारकों और उत्पादों को की भौतिक अवस्था को व्यक्त करने के लिए उनके साथ में सॉलिड, लिक्विड या गैसेस स्टेट लिखी जाती है, अर्थात उनकी भौतिक अवस्था व्यक्त की जाती है। इस प्रकार से हम किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था व्यक्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं, चलिए हमने सबसे पहला वाला जो एग्जांपल लिया था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर जल, यही वाला लिया था। देखिए हाइड्रोजन जो है वो गैस होती है, ऑक्सीजन जो है वो गैस होती है और जल जो है वो लिक्विड होता है। आपको ही पता है, सबको पता है। अगर मैं इसका संतुलित समीकरण देखूं तो 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O, यही आया था, यही आया था। तो H2 के बाद हम यहां पर लगा देंगे गैस, O2 के बाद लगा देंगे गैस और H2O के बाद हम यहां पर लगा देते हैं लिक्विड। इस प्रकार से किसी भी समीकरण में, किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था व्यक्त करने के लिए अभिकारकों और उत्पादों के बाद अगर ठोस है तो S का, अगर द्रव है तो G का
और अगर गैस है उल्टा सॉरी अगर द्रव है तो L का और अगर गैस है तो G का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हम रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था व्यक्त कर सकते हैं। एक और चीज का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है वो है AQ। AQ स्टैंड्स फॉर एक्वस, AQUEOUS, एक्वस। एक्वस मींस जलीय विलयन। इस शब्द का प्रयोग तब करते हैं जब जल के घोल के रूप में कोई चीज उपस्थित होती है, यानी वो पानी में घुल गया है। अब पानी में घुल गया है तो घुलित अवस्था में है, न तो वो आप उसको द्रव कह सकते हो, न तो उसको गैस कह सकते हो। तो इस स्थिति में हम लोग AQ का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं और समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 6, एक मैं समीकरण लिख रहा हूं, आप अपने दिमाग में ये भी सोचिए कि समीकरण कहां का है, फिर हम बाद में चर्चा करेंगे। 6CO2 प्लस 12H2O बराबर C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं सूर्य का प्रकाश, और यहां पर है क्लोरोफिल। तो खैर भौतिक अवस्था की बात बाद में करेंगे, पहले ही बताइए समीकरण कहां का है, कहीं सुना है आपने? अच्छा, इससे तो गैस कर ही सकते हैं, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल से। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पौधों की जो हरी पत्तियां होती हैं, अब हरी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, तो पौधे की हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना भोजन निर्माण करती हैं। भोजन का मतलब क्या हुआ? ग्लूकोज निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये सही बात, बिल्कुल सही समझा आपने, ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस प्रकार से, मतलब पौधों में भोजन का निर्माण होता है, प्रकाश संश्लेषण। इस प्रकार से पौधों में भोजन का निर्माण होता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। आपने सुना होगा कि वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो ऑक्सीजन कैसे देते हैं? दिन के समय जब उन्हें सूर्य का प्रकाश मिलता है, क्लोरोफिल उनके पास रहता है, वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अपना भोजन निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, जो कि हमारे लिए जीवनदायी है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि दिन के टाइम ही भोजन का निर्माण होता है पौधों में और दिन के समय ही ऑक्सीजन मुक्त होती है। ठीक, तो आगे देखते हैं, अब बात करते हैं AQ वाली। तो खैर कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब वो लेते हैं तो वो पौधों में जो उपस्थित होती है तो वो द्रव के रूप में घुल जाती है और ये AQ के रूप में पाई जाती है। जल जो है वो लिक्विड ही है, पौधों को जड़ों के द्वारा पृथ्वी से मिल जाता है और उसी में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है और एक्वस सॉल्यूशन बनाती है। इस प्रकार से जब ये प्रक्रिया होती है तो यहाँ पर ये जो ग्लूकोज उत्पन्न हो रहा है ये भी उसी जलीय विलयन के रूप में उत्पन्न होता है और ये भी एक्वस सॉल्यूशन अर्थात जलीय विलयन में प्राप्त होता है। ऑक्सीजन जो है वो गैस है और ये गैस बनकर बाहर हो जाती है और जल जो है वो लिक्विड है। इस प्रकार से हम AQ समझ गए होंगे कि हम जो AQ शब्द का यूज करेंगे वो उन चीजों के लिए करेंगे जो जल में घुल गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों की। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक, तो सबसे पहले, वैसे तो रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की हैं, तो जो सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया हमें पढ़नी है वो है योगात्मक अभिक्रिया। या फिर इसे हम संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अब योग क्या होता है? आपने 3 में 2 जोड़ दिया, तो जब 3 में 2 जोड़ दिया तो वो बना 5। सारा शब्दों में मतलब क्या, 2 चीजें जुड़कर एक नई चीज का निर्माण करते हैं तो उसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, हम इसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए CaO है और इसमें मैंने H2O मिला दिया। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना, इसमें हमने पानी डाल दिया। पानी डालने पर यह बनाता है CaOH का होल ट्वाइस यानी कि
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा चूना। अब CaO सॉलिड है, जल लिक्विड है, लेकिन ये जो है ये जलीय विलयन में घुला हुआ रहता है, तो हम इसके लिए AQ का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं। दिस इज बिना बुझा चूना। आप जब बाजार से बिना बुझा चूना लाते हैं, उसके बाद उसको पानी में डालते हैं तो फिर बुझा चूना प्राप्त होता है। और ये जो बुझा चूना है ये पुताई के या कुछ लोग इसे खाते भी हैं, ठीक है, खाने आदि में कार्य होता है। तो दिस इज बुझा चूना। इस प्रक्रिया में ढेर सारी ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इसलिए तुरंत इसमें पानी डालते हैं, हाथ मत डाल दीजिएगा, अदरवाइज हाथ जल जाएगा, जिम्मेदार आप होंगे। तो ये योगात्मक अभिक्रिया हुई जिसमें दो पदार्थ, देखिए दो ने मिलकर एक का निर्माण किया, ठीक है। हमने जो H2 + O2 = 2H2O पढ़ा था, यह भी योगात्मक अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। हमने C + O2 = CO2 पढ़ा था, यह भी योगात्मक अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। यानी जिसमें दो पदार्थ हों, दो से अधिक हो सकते हैं, जब नॉर्मली दो ही होते हैं, दो पदार्थों मिलकर एक का निर्माण करे, उसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। सरल शब्दों में दोनों जुड़ जाए, देखिए सर जुड़ गए, और जुड़ने के बाद एक बना रहे हैं। अब बात करेंगे अगले नंबर पर इसमें, जो कि है विस्थापन अभिक्रिया। ये बेसिकली जो दूसरी वाली अभिक्रिया है, तो मैं यहाँ कहीं नाम भी लिखता चल रहा हूं। पहली हो गई योगात्मक, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर विस्थापन अभिक्रिया की। ये इस वाली अभिक्रिया का थोड़ा सा, खैर उससे संबंध नहीं, इसका विलोपन में संबंध होगा, बात करेंगे, ठीक है। जब अब विस्थापन अभिक्रिया के लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने एक शब्द सुना होगा, दो लड़के आपस में बैठे हुए हैं क्लास में, और एक ने नीली टोपी लगाई है और एक ने हरी टोपी लगाई है। नीली वाले को हरी टोपी पसंद आ रही है और हरी वाले को नीली टोपी पसंद आ रही है। तो उन्होंने अपनी समस्या एक और मित्र बैठा हुआ था उससे शेयर की कि यार मुझे ये वो इस कलर की टोपी पसंद आ रही है, उसे उस कलर की टोपी पसंद आ रही है। उसने कहा इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। तो यानी जब हम आदान प्रदान कर देंगे टोपियों का नहीं, यहाँ पर हम अवयवों का आदान प्रदान करेंगे, तो इस प्रकार से जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी, जिसमें पहले वाले अभिकारक का एक भाग दूसरे के साथ चला जाए और दूसरे वाले का एक भाग पहले वाले के साथ आ जाए, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे? जिसमें एक अभिकारक किसी दूसरे अभिकारक से किसी तत्व या परमाणु को विस्थापित कर देता है, ठीक। तो अब देखिए जरा, जैसे लिखा है Fe + CuSO4, Fe + CuSO4, तो ये हो जाएगा FeSO4 + Cu, यानी Fe ने इस Cu को यहां से हटा दिया, ठीक है। और जब Fe ने इस Cu को यहां से हटा दिया तो इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन अगर इसके साथ भी कोई ऐसी चीज होती, जैसे मान लो लिखा है Na2SO4 + BaCl2, और ये बन रहा है 2NaCl + BaSO4, तो ये वही टोपी वाली बात आ गई, ठीक है। सोडियम चला गया क्लोरीन के साथ और बेरियम आ गया सल्फेट के साथ में। इस प्रकार की अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। पहले वाले में केवल एक भाग है जिसने पहले वाले से हटा दिया, Fe ने CuSO4 से Cu को प्रतिस्थापित या विस्थापित कर दिया है और स्वयं Cu का स्थान ले लिया है और FeSO4 आयरन सल्फेट बना दिया है। दूसरे वाले ने इसने क्या किया है कि इसने दूसरे वाले के लवण को, यानी सोडियम ने BaCl2 के क्लोरीन को ले लिया और अपना वाला जो सल्फेट है वो बेरियम को दे दिया है। इस तरह से ये वाली अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है उसी का ही एक प्रकार की। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के रासायनिक समीकरण की। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण, देखिए नाम से क्या स्पष्ट है, ऑक्सी, यानी इसमें कुछ ऑक्सी जैसा होगा। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं इनमें ऑक्सीजन का योग होता है। मेरे पेन की स्याही खत्म, मैं साथ साथ डालता चल रहा हूं। इन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का योग होता है, ठीक। हाइड्रोजन पृथक होती है और
वैसे तो और भी चीजें हैं, लेकिन अभी अपने स्टैंडर्ड के लिए इतना ही हम देखते हैं। ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन पृथक हो, उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए कि हमने एक रिएक्शन शुरू से देखी थी, C+O2 बराबर CO2। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? कार्बन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है। जब कार्बन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो ये वाली अभिक्रिया एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगर मैं यहीं पर रिएक्शन लिखूं CuO+H2 और ये बना दे Cu+H2O, ठीक है? तो ऐसे देखिए कि इस वाले में H2 के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इसका कह सकते हैं कि H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो वो बेसिकली वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही हो और हाइड्रोजन पृथक हो रही हो, उन अभिक्रियाओं को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथे प्रकार की एक रिएक्शन हमको यहीं पर देखनी है। वो ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा भाई है, वो है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा है। इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें ऑक्सीजन का पृथक हो और हाइड्रोजन, इसमें हमने पढ़ा था ऑक्सीजन जुड़ रही हो और हाइड्रोजन अलग हो रही है। उसको उल्टा करें, ऑक्सीजन पृथक हो रही है और हाइड्रोजन जुड़ रही है। ठीक है, ऑक्सीजन पृथक हो रही है, तो जैसे ZnO प्लस कार्बन बराबर Zn प्लस CO। जिंक से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन अलग हो रही है, तो इस हिस्से का हो गया हमारा अपचयन। ठीक है, और कहें अगर हाइड्रोजन जुड़ रही हो तो जैसे H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl, तो इसमें चूंकि हाइड्रोजन जुड़ रही है तो इसमें इसका अपचयन हो रहा है। इस प्रकार से ये अपचयन की अभिक्रिया है। अब यहां से देखकर आपको एक चीज और पता चल रही है कि इसका तो अपचयन हो रहा है, लेकिन इस कार्बन का क्या हो रहा है? हाँ, ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीकरण ही तो होगा, सही है। यानी किसी भी कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है। ज्यादातर अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है। एक हिस्से का ऑक्सीकरण होगा, दूसरे का अपचयन होगा। भाई एक ने ऑक्सीजन छोड़ा तो गई कहां? दूसरे ने ग्रहण कर लिया, तो एक हिस्से का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे का अपचयन होगा। ज्यादातर अभिक्रियाओं में ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं और इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स। अब रेडॉक्स बेसिकली ये इंग्लिश का है, REDOX। अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये बनाएगा RED+OX। RED का मतलब है रिडक्शन और OX का मतलब है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। तो बेसिकली वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन भी हो रहा हो और ऑक्सीकरण भी हो रहा हो, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इस चैप्टर पर संक्षारण की। आपने कोरोसियन, आपने इस चैप्टर पर आपने देखा होगा कि अगर कहीं बारिश पे लोहे की छड़ बाहर पड़े रह जाए या जो भी गेट वगैरह बाहर पड़े रह जाते हैं, लगे रहते हैं, उनमें धीरे धीरे एक प्रकार की जंग लगनी शुरू हो जाती है और जहां पर जंग लगती है उस स्थान पर लोहे की चमक समाप्त हो जाती है और ये जंग ऊपरी परत पर लगती है। ठीक है, इस प्रकार की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। धातुओं के बाहरी वातावरण के संपर्क में आने पर उनकी चमक का कलुषित हो जाना और उनकी ऊपरी पृष्ठ का कलुषित हो जाना संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, इवन तांबे की जो ऊपरी परत होती है वो देखिए हरी हो जाती है। तांबे की ऊपरी परत का हरा होना, सोने की भी चमक, जो बिल्कुल शुरुआत का सोना होता है, अगर वो रखा रहा है काफी टाइम तक तो उसकी चमक जो है वो कम हो जाती है। बाद में वो लोग फिर एक्वारेजिया से, अम्लराज से उसको साफ करते हैं। साफ करने के बाद उसकी ऊपरी परत हट जाती है। जब ऊपरी परत हट जाती है तो जो हिस्सा कलुषित हुआ होता है वो उसका हट जाता है, तो फिर से सोने की चमक आ जाती है। हालांकि ये करवाना नहीं चाहिए। तो सोने की चमक का कम होना, ये जो दो तीन प्रकार के एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, चांदी में भी काले रंग की परत आ जाती है, ये सब
यानी किसी भी धातु में जो ऊपरी परत है उसकी वो बाहरी वातावरण के संपर्क में आने पर धीरे धीरे ऑक्सीजन और नमी के संपर्क से कलुषित हो जाती है, उसके ऊपर ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है जो कि उसकी चमक को कम कर देती है। यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। अब बात करते हैं इस चैप्टर पे लास्ट हेडिंग, विकृत गंधिता। वसायुक्त तैलीय खाद्य पदार्थ, ठीक है, जब इन्हें लंबे समय तक रख दिया जाता है तो ये इनमें एक प्रकार की सड़न उत्पन्न होती है, गंध उत्पन्न हो जाती है, ये खराब हो जाते हैं। दूध को रख दीजिए 2 दिन के मतलब कुछ ही टाइम के बाद, 2-4-10 घंटे के बाद वो खराब हो जाएगा, इसमें बुरी सी स्मेल आने लगेगी। इसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। जैसे अब रोके कैसे, इनको रोकने के लिए हम इनको इस प्रकार के बर्तनों में रखते हैं जिससे उनका बाहरी वातावरण से संपर्क कट जाए, ऑक्सीजन उसमें ना हो। आपने देखा होगा जो चिप्स के पैकेट होते हैं खूब फूले फूले रहते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन भर दी जाती है। नाइट्रोजन भरने का लाभ क्या होता है, नाइट्रोजन भरने से उसमें ऑक्सीजन नहीं जाती और ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्सीकरण नहीं कर पाती है, ऑक्सीकरण के कारण उनमें विकृत गंधिता उत्पन्न नहीं होती है। भोजन को ठंडे स्थान पर रखा जाता है, ठंडे स्थान पर रखने से क्या होता है, विकृत गंधिता की जो दर है वो कम हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर के अनुकूलतम ताप के अनुसार ये बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से ये विकृत गंधिता हो गई। ये जो रासायनिक अभिक्रियाओं वाला चैप्टर कक्षा 10 के लिए है, ये हमने पूरा देख लिया है। आप एक बार इसको देखिएगा। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी और भी हैं जो कि जोड़ी जा सकती थी, लेकिन एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से या एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से जो कुछ दिया गया था वो सब मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। अगर कुछ रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं लास्ट में इस चैप्टर के नोट्स भी डाले दे रहा हूं इस वीडियो के अंत में, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई समस्या ना हो। आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उनको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, और जहां कहीं कोई समस्या हो तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।